तो आज का व्याख्यान आरंभ करते हैं। हमने पीछे एक श्रृंखला आरंभ करी थी, धन विचार। जन्म पत्रिका में धन के विचार किस प्रकार से देखे जाते हैं। आचार्य मिश्र जी के आशीर्वाद से, एससी मिश्र जी के आशीर्वाद से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि धन के विभिन्न मार्गों को खोजते हुए ये पता चलता है कि एक व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेके भी यदि उसके ग्रह नक्षत्र आदि परिपूर्ण है तो वो व्यक्ति को जीवन में कितनी उन्नति प्राप्तियां दे सकता है। तो उसी के आधार पे हमने पिछली कक्षा में किया था, पिछले व्याख्यान में किया था कि वार से धन कैसे देखें, महा अर्थात चंद्रमास से धन को कैसे देखें, और जन्म पत्रिका में ये कैसे देखें तिथि से कि धन कितना रहेगा। इन सभी को एक एक बिंदु प्रदान करते हुए, जैसे आज हम सूर्य से चंद्र जहां विराजित है, अर्थात यदि सूर्य कृतिक अश्वनी नक्षत्र में है और चंद्र भरणी कृतिका या रोहिणी में है, अर्थात सूर्य का जो भी नक्षत्र है जन्म पत्रिका के भीतर, उससे चंद्र कहाँ विराजित है, उसकी संख्या कौन सी है। वह अन्य ग्रह जैसे मंगल के नक्षत्र से चंद्रमा, बुध के नक्षत्र से चंद्रमा, बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र से चंद्रमा और शनि के नक्षत्र से चंद्रमा। इसके उपरांत योग, वे कौन से योग है जिसमें धन वृद्धि लेता है और वे कौन से योग है जिसमें धन साधारण और कभी कभी नीचे चला जाता है। उसके उपरांत करण, ऐसे कौन कौन से करण हैं जिसमें धन अधिक बढ़ता है और किसमें नीचे चला जाता है। और अंत में धनदायक भाव, वो कौन कौन से भाव हैं जिनसे धन के बारे में देखने को अवसर प्राप्त होता है। और सबसे अंत में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड, हर राशि के भीतर, यहाँ पे हम भाव की बात नहीं कर रहे अपितु किसी भी राशि के भीतर या ये कह लीजिए किसी भी भाव के अंदर भी कौन ग्रह या कितने ग्रह किस किस अंशों में विद्यमान है, उसके अनुसार धन के बारे में विचार किया जाता है। तो आज उसी श्रृंखला को पूरा करते हुए आरंभ करते हैं। सूर्य से यदि चंद्रमा दूसरे, तीसरे और चौथे नक्षत्र में होगा, अर्थात एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि सूर्य, जन्म का सूर्य, हम इसे कृतिका में ही मान लेते हैं, अर्थात जन्म के समय सूर्य कृतिका नक्षत्र में, तो कृतिका से अगला नक्षत्र कौन सा, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी। तो सूर्य नक्षत्र से दूसरे में, तीसरे में मृगशिरा और चौथे में आद्रा। अर्थात जहां जन्म पत्रिका में सूर्य विद्यमान है उससे नक्षत्रों की गिनती आरंभ करें आगे आगे। यदि सूर्य से चंद्रमा तीसरे, चौथे, दूसरे नक्षत्र में, तो अधिकार के द्वारा, अर्थात व्यक्ति की प्रभु सत्ता, अथॉरिटी, अधिकार बढ़ते हैं और उनके द्वारा धन प्राप्त होता है। यदि सूर्य के नक्षत्र से पांचवें, छठे या सातवें नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं तो उससे धन श्रेष्ठ प्राप्त होता है। आठवें नक्षत्र से लेकर 19वें नक्षत्र तक सूर्य से चंद्रमा यदि बैठे हों तो धन औसत अर्थात एवरेज रहेगा। और 20वें नक्षत्र से 27वें नक्षत्र तक यदि सूर्य से चंद्रमा बैठे हों तो धन के भीतर उतार और चढ़ाव बना रहता है। क्यों? यदि हम देखें तो इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का एक छुपा हुआ तर्क है, अर्थात ये सूर्य हैं और सूर्य से जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ रहे हैं तो धन की अधिकता लेके आते हैं और जैसे जैसे फिर दोबारा उसके पुनः प्राप्ति में आ जाते हैं तो कई बार धन की कमी लेके आते हैं।
अर्थात कृष्ण पक्ष के जन्म में थोड़ा धन प्रयासों के द्वारा प्राप्त होता है और शुक्ल पक्ष के जन्म में धन सीधे सीधे। और इसको हम एक यदि बिंदु दे देते हैं। यहाँ पे यदि हमने देखा कि हमारे पास जो धन है, अच्छा, सूर्य से नक्षत्रों की दूरी अधिकारों के बारे में बताती है, अर्थात राजा, राजकृपा और अधिकारों से जो धन प्राप्त होगा उसके बारे में बताती है। तो यदि हम इन सभी में एक को हम दें, अच्छा, जहां पे धन है जैसे कि 5, 6, 7, तो इसको 2 बिंदु दीजिए। और यदि उतार चढ़ाव है तो केवल इसको आधा बिंदु दीजिए। और यदि औसत है तो उसको 1 बिंदु दीजिए। अर्थात ये देखें कि हमें इसके द्वारा सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र में कितने बिंदु प्राप्त हुए। जैसे हमने कहा था कि पहले सबसे सर्वप्रथम मास से देखेंगे, अर्थात महीने से। तो महीने में भी यही था, माह के अंदर भी, कि हमें औसत धन प्राप्त हो रहा है, मध्यम धन प्राप्त हो रहा है या श्रेष्ठ धन प्राप्त हो रहा है। तो यदि औसत से नीचे जा रहा है आधा बिंदु, औसत प्राप्त हो रहा है 1 बिंदु, और यदि औसत से अधिक प्राप्त हो रहा है तो उसमें 2 बिंदु देने चाहिए। इसी प्रकार हर खंड के भीतर बिंदु प्रदान करते रहिए और अंत में आपको पता चलेगा कि जन्म पत्रिका में हम कितने बिंदु प्राप्त करके बैठे हैं एक धन के लिए। इससे अगले नक्षत्र पर विचार करते हैं, मंगल से चंद्रमा का नक्षत्र, अर्थात मंगल जहां जिस नक्षत्र के भीतर है उससे चंद्रमा किस नक्षत्र में विराजित है। तो 1, 2, 3 अर्थात इसमें उत्तम है। अगर वैसे भी देखें तो यहाँ पे चंद्र के लिए यदि देख रहे हैं तो चंद्र के कई प्रकार के योग बनते हैं। यदि हम जन्म पत्रिका के भीतर देखें तो चंद्र के कई प्रकार के योग बनते हैं। जैसे यदि चंद्र से दूसरे स्थान में ग्रह और चंद्र से 12वें स्थान में ग्रह, तो अनफा और सुनफा, अर्थात जहां चंद्रमा से दूसरे स्थान में ग्रह, उसके धन के बारे में ये बताते हैं कि धन किस प्रकार से प्राप्त होगा। उसी प्रकार से चंद्रमा से 12वें में जो ग्रह होते हैं वो ये बताते हैं कि धन व्यक्ति का व्यय कैसे होगा, खर्चा कैसे होगा, हानि कैसे होगी। तो उसी प्रकार से देखें तो यदि चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा के सानिध्य में मंगल हो तो वैसे भी ये चंद्र मंगल योग कहलाता है। अर्थात मंगल और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो तो चंद्र मंगला योग, ये लक्ष्मी योगों में भी सम्मिलित होता है। दूसरे में हो तो भी अच्छा है, तीसरे में हो तो भी अच्छा है। इसके उपरांत चौथे, 5वें, 6ठे में सामान्य धन के बारे में संकेत देता है। 7वें, 8वें, 9वें में ये मध्यम ही रह जाता है। और 10वें से लेके 15वें नक्षत्र में, अर्थात जहां मंगल विराजित है, जिस भी नक्षत्र में मंगल यदि यहाँ है, किसी भी नक्षत्र में हो सकते हैं, अश्लेषा में मान लेते हैं, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। और सामान्य जो नैसर्गिक पत्री इसको मान लेते हैं 2, 3, 4, और मंगल इसमें है आपके 26 अंशों पे। तो मंगल हुए अश्लेषा नक्षत्र में। और चंद्रमा यदि यहाँ पे है, चंद्रमा यदि यहाँ पे, तो उसके अनुसार अपनी गणनाएं आरंभ करें, यहां से लेके कहां तक वो जाते हैं। तो मंगल से यदि चंद्रमा 1, 2, 3 नक्षत्रों के भीतर है, अश्लेषा के अंदर ही मंगल है, तो इसके क्या परिणाम होंगे। अश्लेषा से अगले में नक्षत्र में, अर्थात मघा नक्षत्र में विद्यमान है, तो क्या परिणाम होंगे। इस प्रकार से आगे गणना आरंभ करें। ऐसे ही सूर्य की गणना में करना है, इसी प्रकार से चंद्रमा की गणना में करना है। अर्थात मंगल से यदि 1, 2, 3 नक्षत्र में तो उत्तम, 4, 5, 6 में सामान्य, 7, 8, 9 में मध्यम, 10 से लेके 15 तक में कम, 16 से लेके 23 तक में बहुत अधिक, और 24 से लेके 27वें में, अर्थात मंगल से बिल्कुल पीछे आ जाएंगे चंद्रमा। तो जैसे आपने देखा कि किस किस प्रकार से धन बढ़ रहा है और किस किस प्रकार से धन घटता है। इसके उपरांत बुध के नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र फल, अर्थात बुध जिस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र से किस नक्षत्र में चंद्रमा है, सिद्धांत वही रहेगा जैसे पीछे आरंभ किया था। यदि 1 से लेके 7 नक्षत्र तक में है तो अधिक, 8 से लेके 10, 11 नक्षत्र में है तो कम, 12 से लेके 25 नक्षत्र तक में है तो मध्यम, और 25 से 27 अव्यवस्थित होता है। लेकिन यहाँ मूल बात क्या है, बुध और चंद्रमा का जो योग है, बुध और जो चंद्रमा का योग बनेगा
क्षमा करें, मंगल और चंद्रमा का योग, ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के माध्यम से, सेना के माध्यम से, अग्नि के काम करने के माध्यम से धन प्राप्ति करता है। बुध के द्वारा जब नक्षत्र का जब हम विचार करेंगे तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा व्यक्ति पेपर वर्क, लेखन, पठन, इनसे धन की प्राप्ति करता है। अर्थात यदि बुध से, चंद्रमा से आगे बुध हैं तो उसके क्या प्राप्तियां रहेंगी, और चंद्रमा से यदि बुध बुध और चंद्रमा की युति से किस प्रकार की धन की प्राप्ति होती है। तो 1 से लेके 7 तक अधिक, 8 से लेके 11 तक कम, 12 से लेके 27 तक मध्यम, और 26 से लेके 27 तक अव्यवस्थित, कभी कम और कभी ज्यादा। बृहस्पति के नक्षत्र से 1 से लेके 9 तक अधिक, 10 से लेके 14 तक मित्र और बंधु बांधवों के द्वारा, 15 से लेके 27 तक राजशी श्रेष्ठ। शुक्र के नक्षत्र से 2 से लेके 14 तक अधिक, इस नक्षत्र में शिक्षा, वित्त अर्थात बैंक, उत्पादन, के द्वारा धन की प्राप्तियां होती हैं। शुक्र के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र 2 से 14 तक अधिक, अर्थात ये औसत प्लस है। 18 नक्षत्र से लेके 22 नक्षत्र तक अच्छा, ये गुड कह सकते हैं इसको। और 27 में ही नक्षत्र में बुध चंद्रमा यदि इकट्ठे हो, अर्थात एक ही नक्षत्र में यदि इकट्ठे हो जाएं तो ये अच्छा नहीं कहा गया है, और इसमें कम धन की प्राप्ति होती है। शनि के नक्षत्र से इसमें कला, अभिनय, सौंदर्य प्रसाधन, जीवन संगनी, ये पुरुष के लिए केवल जो नीचे वाला बिंदु है, और कन्या के लिए या महिला के लिए जो शुक्र है वो मां का भी प्रतीक है। तो मातृत्व, कार्य, मां। किसी भी कन्या की पत्रिका में शुक्र से विवाह के बारे में ना विचार करें। कन्या की पत्रिका में बृहस्पति से विवाह का विचार किया जाता है। शनि 2, 3, 4 नक्षत्र अच्छा धन, 5, 6 कम, 7, 8 अति उत्तम, 9 से लेके 13 नक्षत्र उत्तम में भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 14 से लेके 20 नक्षत्र किंचित, और अन्य जो बाकी बचे 7 उसमें श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? खेत, ग्रामीण भूमि, जन संपर्क, श्रम जीवी, इनके द्वारा धन की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत बहुत ही अच्छा बिंदु है जिससे कि और अधिक व्याख्या खुलती है। आचार्य मिश्र के अनुसार और पंचांग के अनुसार 27 योगों में कैसे धन की प्राप्ति देता है। 27 योगों में विश्व कुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभनम योग, अतिगंड योग। तो इनमें कैसे देखें, यहाँ पे एम अर्थात मध्यम,
उत्तम अर्थात यू, और साधारण अर्थात नीचे को नीचे ही लिखा गया लो। विषकुंभ नामक योग में मध्यम धन की प्राप्ति होती है। प्रीति नामक योग में उत्तम धन की प्राप्ति होती है। आयुष्मान नामक योग में उत्तम धन की प्राप्ति होती है। शोभनम उत्तम, सौभाग्य उत्तम, अतिगंड में मध्यम, सुकर्म में उत्तम, धृति में उत्तम, गंड में मध्यम, वृद्धि में उत्तम, ध्रुव में उत्तम, वैघात में मध्यम, हर्षण में उत्तम, वज्र में मध्यम, सिद्ध में उत्तम और व्यतिपात में नीचे लो, वरियान में उत्तम, परिग में मध्यम, शिव में उत्तम, सिद्धि में उत्तम, साध्य में उत्तम, शुभ में उत्तम, शुक्ल में उत्तम, ब्रह्म में उत्तम, ऐन्द्र में उत्तम और वृद्धति नामक योग में अति नीचे चला जाता है। वृद्धति योग ज्योतिष शास्त्र में कई संकेतों में अच्छा नहीं बताया गया। इसी कारण से यहाँ पे जो धन में जिस प्रकार से बिंदु बटे हैं, अर्थात 1, 2 और 3, 3 में से आपने आधा बिंदु, 1 बिंदु और 1 सही अर्थात 1.5 बिंदु या 2 तक बिंदु प्रदान करके ये देखें कि हम किस खंड में जन्म लेके आए हैं, जिससे हमें धन की प्राप्तियां कैसे की। इन सभी बिंदुओं को अंत में इकट्ठा करने के उपरांत ये पता चलेगा कि हमारे पास धन की प्राप्तियां कैसे आ रही हैं। करण के द्वारा धन, जैसे पीछे योग के द्वारा धन बताया गया, उसी प्रकार करण के द्वारा धन। बव नामक करण में अच्छा, बालव नामक करण में अच्छा, कौलव नामक करण में मध्यम, तैतिल नामक करण में मध्यम, गर नामक करण में मध्यम से भी थोड़ा नीचे और वणिज नामक करण में अति उत्तम, विष्टि में मध्यम से थोड़ा नीचे, शकुनी में मध्यम और चतुष्पद में अति नीचे चला जाएगा, बहुत ही साधारण, नाग में वेरी मीडियम और किस्त घुन में मीडियम। इनके अर्थ भी समझ लेने चाहिए। बव में अर्थात होता है नयापन, बालव में अर्थात बच्चों से संबंधित कार्य, कौलव अर्थात क्रिटिसिज्म आलोचनाएं, तैतिल का अर्थ होता है बीच बीच में आने वाली समस्याएं गांठ, और वणिज नामक करण व्यापार का प्रतीक होता है। विष्टि नामक करण दास प्रक्रिया बनाता है, दास। शकुनी नामक करण पक्षियों की तरह बनाता है व्यक्ति को, विचार बहुत बदलते रहते हैं। चतुष्पद बहुत परिश्रम करवाता है। नाग नामक करण व्यक्ति को अपने में ही उलझा के रखता है। किस्त गुण थोड़ा ध्वंस या बलपूर्वक कार्य करवाता है। इसके उपरांत धन प्रदाता भाव, लग्न भाव, नवम भाव, दूसरा भाव, एकादश भाव, तीसरा भाव और 5वां भाव। आचार्य श्री क्यों इसके बारे में विचार के लिए कहते हैं, उसका संकेत समझ लेना चाहिए। लग्न मैं स्वयं हूं, मेरे द्वारा ही सारा परिश्रम और प्रयास किए जाएंगे। सौभाग्य, दुर्भाग्य, नींद, आयु सभी लग्न से भी देखी जाती हैं। दूसरा भाव कोष का है, जहां वो धन जो आय के द्वारा बने और हमारे कोष में आ जाए। उसके उपरांत लग्न नवम, यदि सौभाग्य है तो 9वां भाव अपने आप में ही बली होना चाहिए। यदि दुर्भाग्य है तो 9वें भाव में समस्याएं उत्पन्न होंगी। तीसरा भाव, यदि हमारे पास भाग्य यदि क्षीण भी है, कमजोर भी है, लेकिन तीसरा भाव बली है, तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस के बल पे भी धन प्राप्तियां कर सकता है। और 5वां भाव, कभी कभी ये ऐसा देखने को प्राप्त होगा कि व्यक्ति यद्यपि बहुत अधिक भाग्यवान भी ना हो और बहुत अधिक पराक्रमी भी ना हो, लेकिन मेध शक्ति अर्थात बुद्धि तीव्र है, तब भी उसका नाम जाना जाता है। इसलिए यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 भावों
का समग्र आ रहा है, अर्थात 6 को 2-2 की संख्या में बांट लेना चाहिए, 2, 2 और 2। यदि 2 भाव बली हैं तो 1 बिंदु, उससे अधिक भाव बली हैं तो 1 से 1/2 बिंदु, 4 भाव बली हैं 2 बिंदु, और यदि 5 भाव बली हैं तो 2 सही 1/2 बिंदु, और 6 के 6 भाव बली हैं तो उसमें 6 बिंदु देने चाहिए। तो हम पीछे से बिंदु प्रदान करते हुए आ रहे हैं और इसी के अनुसार एक यहाँ पे भी हमें बिंदु देखने को मिलेंगे। इसके उपरांत आते हैं हम, ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है और इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। आचार्य श्री मिश्र कहते हैं कि प्रत्येक भाव को या राशि को कह लीजिए, वैसे तो राशि के अनुसार ही देखा जाता है, ये प्रत्येक राशि में 0 अंश से लेके 2 डिग्री 20 मिनट तक यदि कोई ग्रह है, अर्थात किसी भी राशि के अंदर एक उदाहरण बना के देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे मुख्यतः भाव लेना चाहिए क्योंकि राशि का इससे कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो भाव है ये है 30 डिग्री का, 0 से लेके 2 डिग्री, 0 से लेके 2 डिग्री 20 मिनट तक कुबेर, अर्थात यहाँ कोई ग्रह विद्यमान है 1 अंश का, मंगल को ले लेते हैं और ये 1 अंश के हैं, और दूसरा ग्रह विद्यमान है 10 डिग्री से लेके 12 डिग्री 30 मिनट तक। चंद्रमा को ले लेते हैं 10 डिग्री 2 मिनट। एक और भी यहाँ ग्रह विद्यमान है, बुध भी यहीं पे हो, पंद्रह अंश पे। तो 3 ग्रह भाव में विद्यमान है, एक 1 अंश पे, एक 10 अंश पे और एक 15 अंश पे। तो यहां हम देखें कि 1 अंश पे मिला कुबेर अर्थात गुड, 1 अंश पे मंगल है, इसको मिला अच्छा, उसके उपरांत 10 डिग्री पे चंद्र, 10 डिग्री पे चंद्र औसत, एवरेज, और बुध विद्यमान है 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे मोहन, जो कि वेरी गुड अर्थात बहुत अति उत्तम। तो एक भाव के अंदर यदि 3 ग्रह विद्यमान है या किसी भी भाव के अंदर कोई भी ग्रह विद्यमान है, वो कितने कितने अंशों पे कुंडली के उनका रूप निकालिए, और यहाँ पे लग्न के भी निकाले जाते हैं, अर्थात लग्न हमारा किस भाग में है, क्या वो पहले भाग में है, दूसरे भाग में है, तीसरे भाग में, किस किस प्रकार से। तो लग्न से लेके और राहु केतु तक कितने ग्रह अच्छे अंशों में विद्यमान है। आचार्य मिश्र क्या कहते हैं, 0 से लेके 230 कुबेर अर्थात गुड अच्छा धन, 230 से 5 डिग्री पतंग औसत, हाला एवरेज, क्रीट अति उत्तम, विवल साधारण, मायावी साधारण, मोहन अति उत्तम, किन्नर मध्यम, सर्प मध्यम, इंद्र अति उत्तम, लीला मध्यम, कोकिल मध्यम से थोड़ा नीचे। अंश आपके सामने लिख दिए।
बाद में आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। तो ये देखें कि हमारे लगन से लेके सप्तग्रह अर्थात 9 ग्रह कुल मिला के हुए 10, लगन 1 और 9 ग्रह में से कितने ग्रह उत्तम प्रदान कर रहे हैं, कितने मध्यम प्रदान कर रहे हैं। तो 10 में से यदि इसका वर्गीकरण किया जाए तो 3, 3 और 3 लगभग इस अनुपात में इसको बांट लीजिए, तो बिंदु कितने कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि हमारे कितने ग्रह किन अंशों में विद्यमान है जो हमें धन प्रदान करेंगे। साथ ही इसमें एक और बहुत छुपा हुआ सूत्र है जो और समझ लेना चाहिए। यदि यहाँ दशा नाथ का प्रयोग करना चाहिए, यदि महादशा नाथ या अंतरदशा नाथ दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, वो किस भाग में विराजित है। कुबेर अर्थात बैंक के द्वारा, कोष के द्वारा, पतंग अर्थात अग्नि के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, मध्य अर्थात मध्य पदार्थों के द्वारा जिसमें औषधियां भी आती हैं, किरीट अर्थात राज्य कृपा के द्वारा, विभल अर्थात कार्य के अंदर बदलाव उत्पन्न करके, मायावी अर्थात कोई ना कोई कला दिखा के, चतुराई दिखा के, मोहन अर्थात अच्छा प्रचार करके, मोहित करके, किन्नर जिसमें अश्वमुख कहा गया है, तो इसमें किन्नर का अर्थ अश्वमुख कहा गया है, अर्थात जो दिखने में कुछ और है और है कुछ और ही। सर्प अर्थात अपने बारे में अत्यधिक चौकन्ना होके, इंद्र अर्थात राजा की कृपा प्राप्त करके या स्वयं किसी कंपनी में बड़े पद के लिए, लीला अर्थात नाट्य कला के द्वारा नाटक करके, और कोकिल मधुर वाणी का प्रयोग करके भी धन से संबंधित तथ्यों को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन से घटक सूर्य के नक्षत्र के द्वारा, मंगल के नक्षत्र द्वारा, बुध के नक्षत्र द्वारा, बृहस्पति के नक्षत्र द्वारा, शुक्र के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र, वैसे इसमें राहु और केतु के भी नक्षत्रों का प्रयोग किया गया है, किंतु चर्चा को सीमित रखने के कारण से योग के द्वारा उत्तम, मध्यम, कम, करण के द्वारा एवं जो 6 भाव बताए उनकी बल शक्ति के अनुसार एवं एक भाव में किस अंश पे ग्रह विद्यमान है उसके अनुसार और उसका दशा में कैसे प्रयोग करना चाहिए, उससे धन के बारे में संख्याएं या हमारे पास कहां तक धन जा सकता है, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। हमारे एक सहयोगी छात्र मित्र ने कई बार करण का प्रयोग अपने परामर्श के लिए किया, वो उनका एक बहुत अच्छा अनुभव उनको हुआ और उन्होंने हमारे साथ इसको साझा भी किया। तो इसी प्रकार से आप भी इसका प्रयोग अपने विभिन्न चीजों के भीतर कर सकते हैं, तो आपको भी ज्योतिष का जो लाभ है वो प्राप्त होगा। अब आपके प्रश्नों के लिए आप लोगों को